Welcome students. The next topic that we are going to discuss is circular motion. अच्छा, ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, लेकिन वहाँ पे हमने सर्कुलर मोशन में पिछले चैप्टर में क्या निकाला था? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, दो चीज़ हमने कैलकुलेट की थी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम निकालेंगे फोर्स, ठीक है ना। तो एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। इट गिव राइज टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो वहां पे एक फोर्स क्रिएट होती है। कौन सी फोर्स लगती है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? ये चीजों को अपने तरफ खींचती है, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जिस सर्कुलर पाथ में वो घूमेगा ऑब्जेक्ट, उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा, चीजों को उसकी तरफ खींचती है, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका एक अपोजिट होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या करती है? दूर फेंकती है। लेकिन ये क्या करेगी? टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ चीजों को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फोर्स दैट मेक्स ए बॉडी फॉलो ए कर्व्ड पाथ। और इसी के वजह से जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक कर्व्ड पाथ जो है फॉलो कर पाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कभी भी जब भी हम कोई साइकिल चला रहे होते हैं और एकदम से अगर कोई मोड़ पे हमें काटना होता है तो हम क्या करते हैं? साइकिल को थोड़ा सा झुका लेते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है झुकाने से? कि हमें अपनी स्पीड ज़्यादा कम नहीं करनी पड़ती, थोड़ी सी स्पीड कम कर दो और थोड़ी सी साइकिल को झुका दो और हम आराम से उस टर्न से पास ऑन हो जाते हैं। अब झुकाते किस तरफ हैं? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ। तो जो भी कर्व्ड पाथ होगा, उस कर्व्ड पाथ के सेंटर की तरफ हम हमेशा अपनी बाइक को या अपनी साइकिल को या मोटरसाइकिल को उस तरफ झुकाते हैं। और ये चीज़ हम जाने अनजाने में करते हैं, जानबूझ के नहीं करते, ठीक है ना। अनइंटेंशनली ये सारा काम होता है, लेकिन होता है जरूर है। क्या होगा अगर आप अपनी बाइक को या अपनी साइकिल को नहीं झुकाओगे? तो आपकी साइकिल वहां फिसल जाएगी, फिसलने का डर रहता है उसमें, ठीक है ना। या तो आप बिल्कुल स्पीड कम करो, लेकिन अगर आप स्पीड कम नहीं कर रहे हो तो आप थोड़ा सा झुका दो, थोड़ी सी स्पीड कम कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किस तरफ लगता है? इट एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर। तो और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एफ सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी। और फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास, और ये एक्सेलरेशन कौन सी है? ये एक्सेलरेशन हो गई आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गई, किसके बराबर आई है? वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर अपॉन आर, इसका डेरिवेशन अपन कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। वी स्क्वायर अपॉन आर, ए सी अपन निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए F इक्वल्स टू एम ए, और एम ए यहाँ पे क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? वी स्क्वायर अपॉन आर होगी, ठीक है ना। तो देखिए इस चैप्टर में भी इसका डेरिवेशन है, तो आप चाहो तो ये वाला डेरिवेशन भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो जो हमने पीछे किया था वो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो वो आप कर लो, ठीक है ना। और एक ही जगह लिखना है आपको कॉपी में, दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहो तो इसको भी अगर नोट करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें डेरिवेशन पार्ट थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो जो आपको इजी लगे आप वो कर लो। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये जो चीज़ है वहाँ पिछले चैप्टर में ये मैं ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूँ, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो दोबारा इसको एक्सप्लेन करने का तो बैठता नहीं है, चीज़ वही है, सिर्फ क्या किया है इसमें? प्रोसीजर चेंज कर दिया, ठीक है ना। दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जब हम सोल्व करते हैं तो वी स्क्वायर अपॉन आर, फिर एफ सी किसके बराबर है? एम ए सी, और ए सी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा इस तरीके से प्रूव हो जाता है ये, ठीक है ना। तो इसको करना नहीं है आप लोगों को। जो मेन अपना टॉपिक है इस चैप्टर में वो ये है, मोशन ऑफ कार ऑन ए लेवल रोड। लेवल रोड मतलब प्लेन जो रोड होती है, प्लेन, ठीक है ना, प्लेन रोड। और लेकिन वो रोड कैसी है? सर्कुलर है, सर्कुलर रोड है लेकिन प्लेन है, ठीक है। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह की रोड होगी आपकी, ठीक है ना। अब ये देखिए कर्व्ड पाथ है ये। अब ये देखिए ये कर्व्ड पाथ क्या कर रहा है? एक सर्कल बना रहा है।
अब ये जो सर्कल तैयार कर रहा है, ये देखिए कर्व्ड पाथ, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। और ये देखिए इसी तरीके से ये एक कर्व्ड पाथ तैयार हुआ, ठीक है ना, ये कर्व्ड पाथ तैयार हो गया, तो इसका सेंटर कहाँ हो गया, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर बना, ठीक है। तो कहने का मतलब जब भी हम साइकिल को या बाइक को जब हम एकदम से टर्न लेते हैं तो देखना उसको हम हमेशा क्या करते हैं, सेंटर की तरफ थोड़ा सा उसको झुका देते हैं अपन, ठीक है ना, तो सेंटर की तरफ झुकाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप बाइक चलाओ या साइकिल चलाओ तो ये चीज़ आप नोटिस करना, ठीक है ना, कि हम उसको सेंटर की तरफ झुकाते हैं, ठीक है ना, अंदर की तरफ झुकाएंगे उसको। जैसे ये कर्व्ड है तो इसमें अंदर कौन सा, ये वाला एरिया अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ। ये वाला कर्व्ड पाथ है तो ये अंदर की तरफ इसको हम झुकाएंगे हमेशा, ठीक है। अब ये रोड कैसी है, बिल्कुल लेवल है, मतलब प्लेन एक तरीके से, ठीक है ना, तो प्लेन रोड है, ये क्लियर है। तो इसको हम स्टडी कर रहे हैं अभी। तो ये तो हो गया सिंपल डायग्राम, ठीक है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसमें कौन कौन से लॉजिक लगे हैं तो वो आपको बता देता हूं मैं। ये देखिए ये सारे रिएक्शंस इसमें लगेंगे। इसके अंदर ये mg क्या है, ये तो कार का वेट हो गया, ठीक है ना, mg मास इनटू ग्रेविटी, तो ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, ठीक है ना, m मास और a की जगह क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये तो फोर्स लग रहा है कार का डाउनवर्ड, ठीक है, जो ग्राउंड की तरफ जो फोर्स लग रहा है। अब जितना फोर्स ग्राउंड पे लगेगा उतना ही फोर्स एक नॉर्मल, मैंने आपको कहा था, कल पढ़ाया था आपको कि नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है ना, इसको हम R से भी डिनोट कर देते हैं और कई कई जगह इसको N से भी डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन है, कैपिटल N है, ये पूरा एक ही है N, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ये हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए कार का ये सरफेस है, ठीक है, तो इसके साथ ये हमेशा परपेंडिकुलर उठता है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री बनता है हमेशा। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया इसका, ठीक है। और फोर्स, ये जो फोर्स है देखिए अंदर की तरफ लग रहा है। हमारे जो टायर होते हैं वो क्या करते हैं, पकड़ बना के रखते हैं, और किस तरीके से पकड़ बनाते हैं कि अंदर की तरफ उसको खींच के रखते हैं, ठीक है ना, टुवर्ड्स दी सेंटर। यहाँ पे कहीं सेंटर है इस कर्व्ड पाथ का, ये कर्व्ड पाथ है और इसका ये मान लीजिए कोई सेंटर है, तो ये सेंटर की तरफ जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, तो उसकी ये उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो मोटा मोटा समझ में आ गया इसमें क्या क्या हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अभी हम करते हैं इसकी आगे की कार्रवाई कि इसको ड्राइव कैसे करना है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कार की, तो ये हम मेनली ड्राइव करेंगे इसके अंदर। भाई कितनी स्पीड हम मेंटेन कर सकते हैं कि हमारी कार जो है वो स्लिप ना करे, ठीक है ना, तो वो हम इसमें ड्राइव करने वाले हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो क्या होगा, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो कार आपकी स्लिप हो सकती है, ठीक है ना। तो कितनी स्पीड हम मैक्सिमम रख सकते हैं वो हम इसमें ड्राइव करेंगे इसके अंदर। तो देखिए कोई भी लेवल सर्कुलर पाथ है और ये सेंटर की ये रेडियस r है और ये आपकी कार है, तो कार के ऊपर ये देखिए, इसको थोड़ा जूम कर दिया यहाँ पे, तो कार, ये आपकी कार मान लो इस बॉक्स को, और ये डाउनवर्ड फोर्स लगा इसका mg, और सरफेस के ऊपर ये नॉर्मल फोर्स लगा n, और ये जो है ये आपका कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो कि सेंटर की तरफ होगा, ठीक है ना। और क्योंकि टायर क्या करते हैं, फ्रिक्शन बनाते हैं रोड के साथ, ठीक है ना, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या है, कौन सा फ्रिक्शनल है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है ना, कि टायर आपके रुके रहें, मतलब स्लिप ना हो, ये उससे कंसिडर करो इसको कि टायर आपके रोड के साथ रुके हुए हैं, स्लिप नहीं हो रहे, तो वहां पे कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी। जब टायर आपके स्लिप होने लग जाएंगे तो कौन सी फ्रिक्शन आएगी, वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन आ रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन आ रही है। टायर घूम तो रहे हैं लेकिन स्लिप नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, स्लिप नहीं हो रहे तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि वो टायर जो है रोड के साथ स्टैटिक है, तो कौन सी फ्रिक्शन आएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। और यह तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो हमने किया था, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, लेस देन इक्वल टू म्यू एन, ठीक है ना। म्यू क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है बिटवीन टायर एंड रोड। इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो आपका ये मतलब फिर डायनेमिक फ्रिक्शन आ जाएगी, कार वहाँ पे स्लिप होने लग जाएगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी एफ वो हम निकाल लेंगे इसमें। तो देखिए सपोज ए कार ऑफ मास एम, कार का मास एम लिया, इज मूविंग ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड, लेवल सर्कुलर रोड पे मूव कर रही है, और उस सर्कुलर रोड के जो रेडियस है वो क्या है, आर है, और किस स्पीड से घूम रही है, विद ए वेलोसिटी v,
ठीक है ना। तो वेट ऑफ द कार क्या हो जाएगा, mg is acting vertically downward and the normal reaction force n acting vertically upward. On the circular turn, the tire of the car have tendency to move away from the center, due to which frictional force Fs between tire and road acts towards the center. अब जैसे सर्कुलर टर्न लेगी कार, तो कार की टेंडेंसी क्या होगी कि वो सेंटर से दूर जाएगी, ठीक है ना, दूर जाएगी। तो वहां पे जो है टायर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रिप बनाते हैं, ठीक है ना। एक अपोजिट फोर्स, देखो मैंने कहा था कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, अपोजिट फोर्स होता है। तो यानी कि कार तो क्या है, जब सर्कुलर रोड पे हम घुमाएंगे तो कार तो दूर जाने की कोशिश करेगी, तो कार दूर जाने की कोशिश करेगी, जो उसके टायर हैं जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है वो क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। क्लियर है, ठीक है ना। तो कार मान लीजिए इस तरफ जाने की कोशिश करेगी, कार इस तरफ जाने की कोशिश करेगी, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो टायर का इस तरफ लगेगा, ठीक है ना, वो अंदर की तरफ, मतलब अपोजिट फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट होता है। तो ये एफ एस हो गया, और ये इस तरफ नॉर्मल जाने की कोशिश करेगी दूर, ठीक है। तो वेयर मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एयर जस्ट बिफोर स्लिपिंग, हम क्या ले रहे हैं, एफ एस ले रहे हैं, विच इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर। तो ये हमने ले लिया। तो म्यू आर ले लो या म्यू एन ले लो, ठीक है ना, आर और एन एक ही बात है। ऑल्सो दिस स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड्स अ सेंट्रिपिटल फोर्स, और यही स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर भी है, ठीक है ना। क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स भी क्या करता है, चीजों को सेंटर की तरफ खींच रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ ही लग रहा है, ठीक है। तो दोनों फोर्स क्या है आपके, इक्वल हैं एक तरीके से। तो देयरफॉर सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। और सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है, मास इंटू एसेलरेशन। तो एसेलरेशन कौन सी हो जाएगी, सेंट्रिपिटल एसेलरेशन, यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये है एफ सी की वैल्यू, और एफ एस की वैल्यू क्या है, म्यू आर। तो ये आपको ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, और थर्ड इक्वेशन ये है। इन तीनों को आप मर्ज कर दीजिए तो आपके पास क्या आया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इक्वल टू म्यू एन, ठीक है ना। अब देखिए इधर एन की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, एन की वैल्यू हम एम जी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एन की वैल्यू वही होगी जो एम जी की वैल्यू होगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एन की जगह एम जी पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है, वी स्क्वायर आपको निकालना है। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू म्यू, और ये आर उधर चला गया, जी, और ये एम से एम कट जाएगा आपका, तो ये आ गया। तो वी कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। That is, this is the maximum constant velocity a car can have while moving in a circular या level road, circular level road। यानी कि circular level road पे जब कोई कार चल रही होती है तो मैक्सिमम इतनी स्पीड वो दे सकता है। अगर इससे ज़्यादा स्पीड अगर डाल दी तो कार क्या हो जाएगी, आपकी स्लिप कर जाएगी। इफ़ द कार मूविंग विद स्पीड ग्रेटर देन दिस, इससे अगर ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, इट विल स्लिप अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो है कार स्लिप हो जाएगी। देयरफॉर इन रेनी डेज स्पीड ऑफ द कार शुड बी केप्ट मच लेस देन दिस मैक्सिमम स्पीड। तो आपने देखा होगा कि जब बरसात का सीजन आता है तो जो नॉर्मल एक आदमी, जैसे मान लीजिए किसी सर्कुलर पाथ पे उसको पता है भाई मैं इतनी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं आराम से इस सर्कल को पार कर लेता हूं, ठीक है ना। लेकिन जब बरसात का सीजन होता है, बारिश का या रेनी डे का जब सीजन होता है, तो उस दौरान वो अपनी स्पीड थोड़ी सी और कम कर लेता है। यानी कि अब वो 40 किलोमीटर पर आवर नहीं रखेगा, अब वो और कम कर लेगा। क्यों, क्योंकि रेनी डे के दौरान क्या होगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो गैप्स होते हैं उसमें गैप में पानी भर जाएगा, जो रोड में जो गैप होते हैं उसमें पानी भर जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उस केस में उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी स्पीड और कम करनी पड़ती है नॉर्मल डे से, ठीक है ना। तो इन रेनी डेज स्पीड ऑफ द कार शुड बी केप्ट मच लेस देन दिस मैक्सिमम स्पीड। तो इससे भी हमें कम करनी पड़ेगी। क्यों कम करनी पड़ेगी, बिकॉज वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रिड्यूसेस। तो ये तो था लेवल सर्कुलर रोड का, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ हम ऐसा करें कि आपकी गाड़ी टर्न भी हो जाए सर्कुलर पाथ पे और स्पीड भी आपको कम नहीं करनी पड़े, तो इसके लिए आप क्या करोगे। तो हम क्या करते हैं, रोड के अंदर थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। अब रोड कैसी होगी, बैंक्ड रोड होगी, बैंक्ड,
ठीक है ना। तो मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। बैंक्ड रोड का मतलब क्या होता है कि थोड़ी सी जो है इंक्लाइंड होती है, ठीक है ना रोड, टिल्टेड फ्रॉम आउटर टू इनर एज, रोड थोड़ी सी झुकी हुई रहती है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं किस तरीके से। ये देखिए आप, ये देखिए नॉर्मल, ये रोड देखिए थोड़ा सा आपको उठी हुई नजर आएगी। जो आउटर एज है, क्योंकि ये कार ऐसे घूम रही है, इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना, ये सर्कुलर पाथ है इसमें, और इसमें देखिए जो आउटर एज है इस सर्कल का, ये रोड उठी हुई है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि कार को अपनी स्पीड कम नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। अब मैक्सिमम स्पीड से भी कार इजीली जो है सर्कुलर रोड पे ट्रैक कर जाएगी और विदाउट स्लिपिंग, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, रोड को थोड़ा सा बैंक्ड कर दिया, ठीक है ना, रोड को झुका दिया थोड़ा सा, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से। तो आउटर एज उठा दिए और ये इनर एज थोड़ा नीचे हो गया। तो इस तरीके से रोड, मतलब साइडों से, किनारों से हम उठा देते हैं रोड को, ठीक है ना। तो अब कुछ इस तरीके की सिचुएशन आएगी कार की। पहले कौन सी सिचुएशन आ रही थी, पहले ये वाली सिचुएशन आ रही थी, सिंपल थी, प्लेन रोड थी, ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया, किनारों से रोड को थोड़ा सा बैंक्ड कर दिया, उठा दिया इसको। तो अब नई सिचुएशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है ना, उठा दिया आपने। तो अब देखिए वेट, कार का जो वेट है, जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो क्या होगा, mg होगा, ठीक है ना। और अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस का परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, तो ये देखिए ये सरफेस है अपना, ये कार का सरफेस है, और सरफेस का परपेंडिकुलर ये है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो यही बनेगा, क्योंकि वो ये क्या है, परपेंडिकुलर रहता है हमेशा सरफेस के ऊपर। तो ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और ये हो गया डाउनवर्ड। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये रिजल्टेंट है हमारा, तो इसको हमें कंपोनेंट फॉर्म में निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस एंड कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको, ये एंगल जो है, जैसे इसमें थीटा ले रखा है, तो थीटा के बगल वाला जो होता है वो क्या बनेगा आपका, इसकी प्रोजेक्शन इस पे क्या आएगी, एन कोस थीटा, और जो विदाउट एंगल है वो क्या आ जाएगा आपका, ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपका, एन साइन थीटा। ये सब हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। तो ये आप देखते समझ जाओगे ये चीज़ को। तो ये आपका क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया इस तरीके से, और ये आपका उसमें क्या रिजल्टेंट है एन, ठीक है ना, और ये आपका थीटा एंगल है। तो ये कंपोनेंट आपका बन गया एन कोस थीटा, और ये कंपोनेंट आपका बन गया एन साइन थीटा, ठीक है। ये हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं सारा डिटेल में। तो इस तरह से कुछ रहेगा, ठीक है। तो अभी हम वापस चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। तो मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड, तो बैंक्ड मीन्स जो इंक्लाइंड होती है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें, ये देखिए रोड को थोड़ा सा झुका दिया गया है इसके अंदर, ठीक है ना, ये साइड से उठा दिया है। तो डाउनवर्ड फोर्स तो mg लग रहा है, और कार के सरफेस के ऊपर से नॉर्मल फोर्स ये n लग रहा है, और ये थीटा एंगल है, ठीक है ना। तो थीटा एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एन कोस थीटा, और ये वाला दूसरा जो विदाउट एंगल था ये क्या हो जाएगा फिर, एन साइन थीटा, ठीक है ना। और एन साइन थीटा की डायरेक्शन क्या है, सेंटर की तरफ है, ठीक है ना। और ये आपका जो है, ये आपका हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि सेंटर की तरफ आ रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें काम आएंगी अभी हमारे वेक्टर्स में जब सॉल्व करेंगे, तभी चीज़ें आपको ये डायरेक्शंस जो हैं वहाँ हेल्पफुल होंगी। तो देखिए अब, टू कीप ए कार मूविंग ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स विच कॉस्ट द लाइफ स्पैन ऑफ टायर्स। अब होता क्या है कि जब लेवल सर्कुलर रोड जब हम रखते हैं तो उस वक्त सारा का सारा जोर किस पे पड़ता है, टायर्स पे पड़ता है, ठीक है ना, कि वो स्लिप ना हो जाए। यानी कि वहाँ वो टायर क्या करता है, रोड के साथ फ्रिक्शनल फोर्स बनाता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का सारा उसमें दारोमदार बढ़ जाता है। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगी तो उस केस में क्या होता है कि जो टायर की जो लाइफ होती है वो ख़त्म होने लगती है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो आपका टायर जो आपका घिसेगा जल्दी, ठीक है। तो टू कीप ए कार मूविंग ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स विच कॉस्ट्स द लाइफ स्पैन ऑफ टायर। तो टायर की लाइफ जो है इसमें खराब होती है। देयरफॉर टू रिड्यूस
this dependency on frictional force, the outer edge of the rod is raised slightly, known as banking of rod. तो इसीलिए इस स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंडेंट ना होकर हमारे टायरों की अगर लाइफ बचानी है तो हम क्या करते हैं, किनारों को थोड़ा सा उठा देते हैं, ठीक है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स. तो सपोज द रोड इज इंक्लाइंड एट ए सर्टेन एंगल थीटा. तो कितना उठा दिया हमने इस रोड को, कुछ थीटा एंगल पे उठा दिया, ठीक है ना. तो ये एंगल आपको यहाँ पे थीटा, इतना हमने उसको रेज कर दिया, ठीक है. एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल टर्न इज आर. तो सर्कल जो सर्कुलर टर्न है उसका रेडियस कितना है, ये आर है, ठीक है ना. और इसमें जो ये निकाले थे एन कोस थीटा एन साइन थीटा, ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं किसके, ये जो नॉर्मल रिएक्शन था इसके कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो इसके कंपोनेंट्स आ गए. क्लियर है. तो देखिए कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा इसमें. ये हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया वेक्टर्स को, अगर आप समझ पा रहे हो इस चीज को. तो देखिए इसको थोड़ा सा एफ एस को मैंने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, शिफ्टिंग कर दी इस वेक्टर की एफ एस की. और ये एंगल मेरा कितना बना रहा था, कितना मैंने उठा दिया इस रोड को, थीटा डिग्री उठा दिया ना इसको. ये एंगल मेरा थीटा है, थीटा डिग्री मैंने इसको रेज कर दिया. तो ये एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना. तो थीटा हो गया. तो अब देखिए दो कंपोनेंट आ जाएंगे इसके, एफ एस के भी हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं. तो ये कंपोनेंट आ गया और एक कंपोनेंट आ गया ये, ठीक है ना. दो कंपोनेंट आ गए. मतलब एफ एस जो है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अगर लिखना चाहूं, ठीक है ना, तो ये मेरा थीटा एंगल है. और इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लिखूं तो थीटा के बगल वाला जो होगा वो क्या होगा, एफ एस कोस थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा, ठीक है ना. इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, एफ एस कोस थीटा एफ एस साइन थीटा. तो यहां पे एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा मेरे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस. क्लियर है. अब देखिए, ऑन कंबाइनिंग नॉर्मल फोर्सेस एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस वी गेट अलोंग वर्ट. तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास कौन कौन से आ गए, वर्टिकल. तो वर्टिकल कंपोनेंट एक तो आ गया हमारे पास, ये है, देखिए ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट एन कोस थीटा, ठीक है ना. और एक ये है एम जी डाउनवर्ड, और एक जो यहां से आया था हमारे पास एफ एस साइन थीटा. तो यानी कि ये जो ऊपर जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन, ये किसके बराबर होगा, ये डाउनवर्ड जा रहा है एम जी, प्लस ये भी डाउनवर्ड जा रहा है एफ एस साइन थीटा के बराबर होगा. होगा कि नहीं होगा. तो वर्टिकल कंपोनेंट्स जो एन कोस थीटा था, ये वाला जो एन कोस थीटा था, ये देखो अपवर्ड जा रहा है. तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है, जो डाउनवर्ड जाएंगे. या तो एक तो एम जी डाउनवर्ड जा रहा है ये, और एक ये डाउनवर्ड जा रहा है एफ एस साइन थीटा. तो ये इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है ना. तो एन कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी. तो ये तो हो गया वर्टिकल. ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए, हॉरिजॉन्टल में एक तो ये जा रहा है एन साइन थीटा, और एक ये जा रहा है एफ एस कोस थीटा, ठीक है. ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे. तो एन साइन थीटा प्लस एफ एस कोस थीटा, ये आपके एडअप हो गए. और ये दोनों किसके बराबर आएंगे, एफ सी के बराबर आएंगे, क्योंकि सेंटर की तरफ वही जा रहा है, ठीक है ना. तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों का सम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा. तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको. तो टुगेदर दे विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. तो दो एक्सप्रेशन ये आ गए. अब क्या बता रहा है कि नाउ वी नो डेट Fs is less than equals to mu n, but in order to start the object car, it should be Fs equal to mu naught n. तो और Fc मतलब ये सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है, Fs की वैल्यू, Fc की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है इनके अंदर, ठीक है. ये जो पीछे दो इक्वेशन आई थी, यहां पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना. तो देखिए Fs या तो लेस देन और इक्वल टू रहेगी. तो मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम इसके बराबर ही हो सकती है, या तो बराबर हो या इससे कम हो. तो हम मैक्सिमम सिचुएशन ले लेते हैं, तो मैक्सिमम कितनी होगी, इसके बराबर ही होगी, ठीक है ना. तो एफ एस को हम रख देंगे म्यू एन, और एफ सी हमें पता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर होती है. तो ये वैल्यूज आपको जस्ट पुट करनी है इसमें, ठीक है ना. तो ये पीछे वाली इक्वेशंस में हमने वैल्यू पुट की है. अब देखिए क्या किया इसने, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें क्या किया, एन को रखा, बाकी सबको शिफ्ट कर दिया राइट में. तो एम जी, देखिए एक एन तो ये है इसमें, और एक एन ये है. तो पहले तो इसको राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ इसको. फिर इन दोनों में से एन आप कॉमन ले लो. तो कॉमन ले लोगे तो फिर क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा,
ये बच गया, और राइट हैंड साइड में बचेगा आपके पास mg। फिर इसको पूरे को नीचे ले आओ, ठीक है, एक स्टेप बीच में डायरेक्ट ही कर दिया इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास mg अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये साइन थीटा है, काटा नहीं है ये, ठीक है ना। और ये n की वैल्यू को हमें क्या करना है, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, n की जगह पे, ये n है इसकी जगह पुट करना है। तो पुटिंग n इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन आएगी। अब इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। तो क्या किया इसने, कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, तो ये एलसीएम आपका कॉमन आ गया, और यहाँ से mg आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा, और ये हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड एन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा से आपको इसको डिवाइड करना है। तो कोस थीटा से जब आप इसको डिवाइड करोगे, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा mg, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो वो क्या होता है टेन थीटा म्यू एस, और कोस थीटा अपॉन कोस थीटा तो कट जाएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा म्यू एस अपॉन, और कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है ना। तो ये आ गया, फिर यहाँ से m से m ये कट जाएगा। तो देखिए आप फिर इसको क्या करना है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो उसको ये बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। तो ये आपका आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, और ये पूरा ब्रैकेट में ये फैक्टर आ गया, और v क्या हो जाएगा फिर रूट ओवर, इस पूरे को रूट में डाल देंगे अपन। तो ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो एक अब देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये आपकी बढ़ गई है, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। पहले वाले केस में आपकी वेलोसिटी कितनी आ रही थी, ये देखिए पहले वाले केस में वेलोसिटी आ रही थी रूट ओवर म्यू आर जी, ये वेलोसिटी आ रही थी, ठीक है ना। और अब आपकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, म्यू एस आर जी प्लस म्यू जी टेन थीटा। तो ये फैक्टर तो देखिए ऐड हो गया डिनोमिनेटर में, लेकिन इतना फैक्टर जो है सॉरी ये फैक्टर तो ऐड हो गया न्यूमरेटर में, लेकिन ये फैक्टर इतना कम हो गया ना डिनोमिनेटर में, वन में से भी इतना फैक्टर माइनस हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर की साइज क्या हो गई, कम हो गई। तो जब डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ पे जब हम लेवल रोड कर देते हैं तो उस केस में हम लोग क्या कर पाते हैं, अपनी स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो कार की स्पीड जो है यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो therefore we can see that maximum speed of a car on a banked road is greater than on a level circular road। तो अब बैंक रोड पे जो है कार की स्पीड डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर जो है डिनोमिनेटर और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना, सॉरी घट गया है डिनोमिनेटर, 1 में से भी कुछ फैक्टर माइनस हो गया। वहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था 1 था, और यहाँ पे 1 में से कुछ माइनस और हो गया, तो और कम हो गया डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जब कम हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये बढ़ गया आपका। Therefore the best speed to negotiate a curve would be obtained by putting mu s equal to 0। आप देखिए अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, अगर उसको हम 0 मान लें, मतलब अगर हम ये कह लें कि अब रोड पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा हो जाएगा। तो एट दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑल्सो लिटिल वियर एंड टीयर ऑफ टायर टेक्स प्लेस। तो देखिए अब अगर रोड भी अगर मान लीजिए स्मूथ हो जाएगी इस केस में, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हम मान लेते हैं, तब भी जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा रहेगी, मतलब हमारी कार जो है स्लिप नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये फायदे होते हैं बैंक्ड रोड के, क्लियर है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप देखो ये कार रेसिंग वाले, तो आप देखना, ये गौर करना इस चीज़ के ऊपर कि ये जो लेवल ये बैंक रोड होती हैं, देखिए किनारे से उठी रहती हैं रोड्स, ताकि इससे क्या कि जो रेसिंग कार होती है उनको अपनी स्पीड कम नहीं करनी पड़ती, क्लियर है। जबकि अगर इस पे अगर ऐसी कोई रोड है इस पे अगर रेसिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो कार जो आपकी स्किड करेगी यहाँ पे।